हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड पे वो लिखा हुआ है। क्या है बेटा टॉपिक? टॉपिक है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन अ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक सी बात बेटा पता होनी चाहिए कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। वैसे तो ऑलरेडी इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी एक बार आज दोबारा समझा देता हूँ। ठीक, तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं पहले मैं आपको ये बताऊंगा, और एक स्ट्रिंग में, एक रोप में, एक रस्सी में कैसे ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती हैं वो बताऊंगा। फिर उसके बाद हम स्पीड का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। स्पीड का एक्सप्रेशन डिराइव करने के भी मैं आपको दो फॉर्मूले बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, तो स्पीड जो है ना ट्रांसवर्स वेव की जो टॉपिक करेंगे, इससे पहले हमें ट्रांसवर्स वेव पता होना चाहिए कि भाई ट्रांसवर्स वेव किसको बोलते हैं। तो बेटा ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, वेव तो सबको पता है। वेव एक तरह का डिस्टरबेंस होता है जो किसी भी मीडियम में ट्रेवल करता है। और ट्रांसवर्स वेव क्या है? एक ऐसी वेव जिसमें जब डिस्टरबेंस ट्रेवल करे तो जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, अगर वो वाइब्रेट करें तो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करें टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ट्रांसवर्स वेव वो वेव है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स perpendicular to the direction of propagation of the wave। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव मतलब एक ऐसी वेव बच्चों जिसमें पार्टिकल्स जो है मीडियम के वो इस तरह से वाइब्रेट करेंगे कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर होंगी वाइब्रेशंस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज बेटा आपने एक रस्सी ली, मैं रस्सी के हिसाब से ही आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं। आपने एक रस्सी ली, एक स्ट्रिंग ली और उसको एक दीवार पे बांध दिया। तो एक रोप है जो मैंने यहां से पकड़ी हुई है और इसका एक सिरा हमने फिक्स कर दिया है। अब अगर मैं क्या करूं बेटा, इस रोप में एक जर्क प्रोड्यूस कराऊं, ऊपर की तरफ बस एक झटका देके इसको छोड़ दूं, तो क्या होगा उससे? जैसे मैं इसको ऊपर की तरफ एक जर्क दूंगा तो आप देखोगे कि इसमें इस तरह से एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। ऊपर की तरफ मैंने इसको झटका दिया और ये जो डिस्टरबेंस है ये आगे की तरफ जाएगा। धीरे धीरे ये कैसे ट्रेवल करेगा? ये जर्क जो है रोप के अंदर बेटा इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। अभी यहां है, फिर ये आगे और आगे चला जाएगा। इस तरह से चलता चलता ये जो जर्क हमने दिया है, जो झटका दिया है हमने इस रस्सी में, ये बेटा आगे की तरफ ट्रेवल करता चला जाएगा ऐसे। तो ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है यहाँ, और ये जो जर्क यहाँ जा रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांसवर्स वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है बेटा ट्रांसवर्स वेव को रिप्रेजेंट? देखो, अब जब हमने इसको झटका दिया तो इससे क्या हुआ, हमारी जो स्ट्रिंग थी, जो हमारी रस्सी थी, नॉर्मली देखो बेटा पहले हमारी रस्सी जो है ऐसी थी नॉर्मल। फिर जैसे मैंने इसको झटका दिया तो इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे बेटा? वाइब्रेट करेंगे। कैसे वाइब्रेट करेंगे? देखो ध्यान से। अब जो पार्टिकल इसका यहां था पॉइंट ए पे, आप ध्यान से देखो इस दूसरे डायग्राम में, जब इसमें जर्क आया, जब ये डिस्टरबेंस यहां पहुंचा तो पॉइंट ए कहां आ गया है? यहां की बजाय वाइब्रेट करता हुआ यहां पहुंच चुका है। देखो, तो यानी कि मेरा जो पॉइंट ए है वो क्या कर रहा है? वाइब्रेट। ठीक है, अब जब ये वेव आगे चली जाएगी तो पॉइंट ए वापस अपनी लोकेशन पे आ जाएगा नीचे। जब ये डिस्टरबेंस आगे चला जाएगा तो पॉइंट ए ऐसे वाइब्रेट करके नीचे आ जाएगा वापस अपनी जगह पे। यानी कि पार्टिकल में जो वाइब्रेशन हुई, पार्टिकल में जो वाइब्रेशन हुई बेटा, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इस तरह की वेव को हम बोलते हैं बच्चों ट्रांसवर्स वेव। आ रही है बात समझ में? ऐसे यहां जो पार्टिकल था, अब जब वेव यहां पहुंची तो पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, देखो वाइब्रेट करता हुआ। ऐसे यहां वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया, यहां वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया। तो पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो इसलिए इस वेव को हम बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्स वेव। और यहाँ पे ये जस्ट एक वेव का मैंने पोर्शन दिखाया, इसको वेव पल्स भी बोला जाता है क्योंकि हमने एक ही बार झटका दिया। लेकिन अगर हम क्या करें, रस्सी में बार बार इसको झटका देते रहे रस्सी को, मतलब इसमें जर्क्स पे जर्क्स देते रहे, अप डाउन करते रहे इसको, मतलब मैं रस्सी को पकड़ूं और इसमें झटके दे रहा हूँ टुचुक टुचुक, इस तरह से ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी झटकूं। इस तरह से अगर मैं रस्सी को झटकता रहूं तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। बार बार जब रस्सी को झटका जाएगा तो रस्सी में कुछ ऐसा पैटर्न देखने को, जब ऊपर की तरफ झटकेंगे तो ऊपर वाला पल्स बनेगा, नीचे की तरफ झटकेंगे तो नीचे वाला पल्स बनेगा। और जो हमारी रोप है बेटा वो एक सांप की शेप में आ जाएगी। जैसे सांप होता है ना, देखा है ना सांप को चलते हुए, तो सांप जैसी कुछ शेप आ जाएगी इस तरह की। ठीक है ना? और
इसमें ध्यान रखना है हमारे पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे। ये जो पार्टिकल पॉइंट ए पे था ये पॉइंट ए पे ही रहेगा, बस ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, हमारा पैटर्न आगे की तरफ जा रहा है। ये जो वेव फॉर्म बन रही है ना, ठीक है, ये वेव फॉर्म आगे की तरफ बढ़ रही है बेटा। रस्सी के पार्टिकल वहीं के वहीं है, ये चीज ध्यान रखना आप। क्लियर है? तो ये डिस्टरबेंस आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रहा है ना आगे की तरफ, ये वेलोसिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है आज की इस क्लास में, कि ये जो डिस्टरबेंस यहाँ चल रहा है ना, टुचुक 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 टुचुक, तो ये कितनी स्पीड से जा रहा है वो बच्चे हमें फाइंड आउट करनी है आज की इस कक्षा में। ठीक है ना? तो चलिए इसको निकालते हैं। तो अभी मैंने आपको ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन बताई और ये बताया कि प्रोपोगेट कैसे होती है। तो अब मैं आपको इसकी स्पीड का फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगा कि कैसे वो फॉर्मूला डिराइव किया जाएगा। तो इसके लिए हमने बच्चों मान लिया, ठीक है, हमने क्या मान लिया कि ये एक फिक्स सरफेस है, दीवार है कोई, और इस दीवार के साथ हमारी एक रस्सी है और इस रस्सी को हमने यहां से पकड़ा है और हम क्या क्रिएट कर देते हैं बेटा, यहाँ पे एक जर्क क्रिएट कर देते हैं, एक झटका इसको दे देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही इसको झटका देते हैं तो क्या होगा, वेव बनेगी बेटा। तो इसमें वेव बनेगी, ठीक है ना, क्या बनेगी इसमें, वेव। तो जैसे ही मैंने इसको झटकना शुरू किया तो इसमें क्या बनेगी, एक वेव। अब हमारी जो रस्सी है वो कुछ, अब देखो ये जो डॉटेड डॉटेड बन गई, ये इसकी पुरानी लोकेशन थी पार्टिकल्स की। लेकिन अब जब मैं इसको ऐसे ऐसे जर्क्स देता हूं तो इसमें एक कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म चलनी शुरू हो जाएगी, एक पैटर्न चलना शुरू हो जाएगा आगे की तरफ। अब इसमें बार बार आपको बता रहा हूं, हमारी रस्सी के पार्टिकल अप डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल आगे नहीं जा रहे। ठीक है ना? वेव का एक पैटर्न है जो वी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है बेटा। ठीक है ना? वेव का पैटर्न वी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। अब जरा थोड़ा ध्यान से समझना। अब अगर मैं क्या करूं, अब मैंने क्या किया, लंबी सी रस्सी ली हुई थी और उसमें इस तरह से मैंने एक वेव पैटर्न चला दिया और ये वेव पैटर्न ऐसे चलने लग गया, डिस्टर्बेंस। ठीक है? अब अगर मैं वेव पैटर्न जैसे मैंने चलाया, वेव पैटर्न आगे गया और उसके साथ साथ एक बंदा भी इसके साथ साथ भगा दिया मैंने। एक बंदा है वो अपने स्केटबोर्ड लेता है और स्केटबोर्ड पे खड़ा हो जाता है। ये हमने बंदे को खड़ा कर दिया यहाँ। तो ये हमारे गोलू सिंह है और गोलू सिंह जो है आराम से खड़े हैं यहाँ पे स्केटबोर्ड पे। और सपोज ये स्केटबोर्ड उतनी ही स्पीड से चल रहा है जितनी स्पीड से हमारा वेव का पैटर्न आगे जा रहा है। ध्यान रखना, हमारी रस्सी आगे नहीं जा रही, हमारा वेव का पैटर्न आगे जा रहा है। समझ गए? तो गोलू सिंह वी वेलोसिटी से वेव के साथ साथ चल रहा है। ये ऐसे है जैसे मैं गोलू सिंह हूं, ये हमारा वेव का पैटर्न है। वेव का पैटर्न ऐसे जा रहा था पहले, तो गोलू सिंह भी वेव का पैटर्न वी वेलोसिटी से आगे जा रहा था, तो गोलू सिंह भी उस वेव के साथ साथ चलने लग गया। ये वेव का पैटर्न जा रहा है और गोलू सिंह भी वेव के पैटर्न के साथ साथ चल रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में? भी क्या बताया मैंने, वेव का पैटर्न आगे की तरफ बढ़ रहा है और गोलू सिंह भी वी वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है? तो अब अगर आप मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, उसका आंसर देना मुझे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर हम गोलू सिंह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, किसके फ्रेम से देखें, फ्रेम ऑफ गोलू सिंह। तो अगर मैं गोलू सिंह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस वेव को देखता हूं बेटा, तो इसके लिए वेव का पैटर्न कैसा होगा? इसके लिए ये जो वेव का पैटर्न है, क्या वो स्टिल नहीं होगा, सिंपल एक शेप नहीं दिखेगी इसको? इसको अभी इमेजिन करके देखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अब जो मैं आपको बात समझाने जा रहा हूं उसमें मुझे आपकी ब्रेन की इमेजिनेशन पावर चाहिए। जब तक आप क्रिएटिवली उस चीज को इमेजिन नहीं कर पाओगे, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको फील नहीं कर पाओगे, तब तक ये कंसेप्ट आपको समझ नहीं आने वाली। तो अभी तक आपने एक इमेजिनेशन करनी है कि एक रस्सी है, आंखें बंद करो और ध्यान से सुनो। एक रस्सी है, उसको एक तरफ से हमने झटका दिया है और उसमें एक पैटर्न चल रहा है और उस रस्सी के साथ साथ उतनी जितनी स्पीड से वो पैटर्न जा रहा है बेटा, उतनी ही स्पीड से एक बंदा भी है जो जा रहा है। तो जब वो बंदा उस पैटर्न को चलते हुए देखेगा, अब क्योंकि पैटर्न और बंदा दोनों सेम स्पीड पे जा रहे हैं, तो उस बंदे के लिए तो पैटर्न नॉर्मल एक ऐसे तिरछी लाइन सी दिखेगा, उसको ऐसे चलता हुआ तो नहीं ना दिखेगा पैटर्न। देखो अब इसमें दो चीजें हैं, देखो एक है हमारा गोलू सिंह, एक है हमारा भोलू सिंह। भोलू सिंह आराम से खड़ा है, ठीक है ना, रेस्ट में है। भोलू सिंह हमारा रेस्ट में है। अब
इस चीज को ध्यान से सोचना बेटा, मैं जो कहना चाह रहा हूं। भोलू सिंह ग्राउंड पे है, रेस्ट में है। भोलू सिंह के लिए ये पूरा पैटर्न वी वेलोसिटी से आगे भाग रहा है। भोलू सिंह ऐसे खड़ा है और वो वेव को देख रहा है, उसके लिए वेव का पैटर्न आगे भाग रहा है, ठीक है। लेकिन जो गोलू सिंह है, जो हमारा भोलू सिंह है, वो रेस्ट में है, भोलू जी रेस्ट में है। तो भोलू के लिए वेव का पैटर्न वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, लेकिन हमारा ये जो गोलू सिंह है ये वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो इसके लिए तो वेव के पैटर्न की स्पीड जीरो ही होगी। रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट लग गया ना, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, समझ पा रहे हो उस चीज को। तो इसके लिए तो ऐसे सीधी लाइन अभी दिखेगी। तो अब जो हम इसकी ये जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ध्यान रखते हुए करेंगे। तो ध्यान से देखना। तो इसके लिए ये पैटर्न ऐसा ही रहने वाला है। मतलब कहने का मेरा ये है कि जब भोलू सिंह यहाँ था, गोलू सिंह, जब हमारा गोलू सिंह यहाँ था तो इसके बिल्कुल सामने इस डिजाइन का वेव पैटर्न का क्या बन रहा था, इसके बिल्कुल सामने वेव पैटर्न का क्रस्ट बन रहा था। तो हमेशा इसके सामने क्रस्ट ही रहने वाला है, समझ रहे हो। क्योंकि हमारा जो ये क्रस्ट है वेव पैटर्न का, ये वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। क्रस्ट वेव पैटर्न का कैसे, ये एक क्रस्ट बन गया ना ऊपर की तरफ, तो क्रस्ट वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। हमारा गोलू सिंह भी वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो इसके तो सिर के सामने हमेशा क्या रहने वाला है, देखो ऐसे क्रस्ट रहने वाला है, समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो बस इस बात का आपको बच्चों ध्यान रखना है यहाँ। तो गोलू सिंह के फ्रेम में हमारा जो पैटर्न है वो रेस्ट में है, लेकिन ये रस्सी पीछे छूटती जाएगी वी वेलोसिटी से। हमारी रस्सी तो रेस्ट में है ना बेटा, रस्सी तो नहीं ना आगे जा रही, रस्सी के अंदर पैटर्न आगे जा रहा है वेव का, ये चीज ध्यान रखना। तो भोलू सिंह को ऐसा लगेगा कि जो हमारी रस्सी है वो वी वेलोसिटी से पीछे छूट रही है और वेव का पैटर्न कांस्टेंट है, ऐसा लगेगा इसको। तो भोलू सिंह के फ्रेम से अगर हम देखें तो हमारी जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, वो वी वेलोसिटी से नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हुए इसको नजर आएगी। ये सेम ऐसे है कि जब आप गाड़ी में जा रहे होते तो आपको बाकी की चीजें पीछे छूटती नजर आती है ना, रास्ते में पेड़ आते हैं, दुकानें आती हैं, जब आप गाड़ी में बैठे होते तो सारी चीजें पीछे छूटती नजर आती है। तो जब ये आगे जा रहा होगा तो इसको रस्सी पीछे छूटती नजर आएगी, आगे जाता रहेगा, समझ गए। तो अब इस सिचुएशन को आगे और अच्छे से हम समझेंगे। अब तो अब हमें क्या करना है, ये जो गोलू सिंह को ये जो पैटर्न दिख रहा है वेव का, क्रस्ट दिख रहा है, इस क्रस्ट का बेटा हम एक स्मॉल कंपोनेंट कंसीडर कर लेते हैं, इतना सा, ठीक है। एक स्मॉल कंपोनेंट कंसीडर कर लेते हैं इसका पैटर्न का, इतना सा, जिसकी लेंथ है डेल्टा एल। आया समझ में। तो एक स्मॉल कंपोनेंट हमने यहां कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ है बेटा डेल्टा एल। अब इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, इसको ऐसे जूम कर दूं, जूम करते हो ना फोन में, तो अगर इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये जो कर्व्ड पोर्शन है इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया बस यहां, तो ये बन गया हमारा कर्व्ड पोर्शन डेल्टा एल, ठीक है जी। अब वेव क्यों चलती है किसी भी स्ट्रिंग में, किसी भी स्ट्रिंग में जो वेव चलती है और उसकी जो स्पीड है वो मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बेटा। एक तो उसके इलास्टिक फैक्टर पे डिपेंड करती है और दूसरा उसके इनर्शिया पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इलास्टिक फैक्टर की वजह से यहाँ पे फोर्स जनरेट होगी, क्योंकि जब पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, रस्सी के पार्टिकल क्या कर रहे हैं बेटा, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब एक पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो अपने पड़ोसी को भी डिस्टर्ब करेगा। जैसे मैं एक पार्टिकल हूं इस रस्सी का और मेरे पड़ोस में ये पार्टिकल है एक और, जब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो ड्यू टू इलास्टिसिटी मैं उस पार्टिकल को भी ऊपर खींचने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो पार्टिकल मुझे अपोजिट खींचने की कोशिश करेगा ड्यू टू इलास्टिसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट को रिटेन करने की कोशिश करता है, पढ़ा है आपने इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी की वजह से क्या होगा कि जब ये हमारा पैटर्न यहाँ पे चल रहा होगा इसमें, तो अगर मैं इसके दो एंड्स ले लेता हूँ, ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है ए बी, ये स्मॉल एलिमेंट ए बी हमने कंसीडर किया बेटा, इसके जो ये दो एंड्स हैं, इन एंड्स पे, इस एंड पे इस तरफ फोर्स लग रही होगी इलास्टिसिटी की वजह से, और इस एंड पे इस तरफ फोर्स लग रही होगी। उसको हम टेंशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक खिंचाव जनरेट हो रहा है। तो एक टेंशन यहां जनरेट हो रही है बेटा टी, और एक टेंशन यहां जनरेट हो रही है टी। टेंशंस जनरेट हो रही होंगी नेबरहुड वाले पार्टिकल्स की वजह से। क्लियर है बेटा यहां तक। अब हमने माना कि ये जो हमारा पोर्शन लिया है हमने, ये एक सर्कुलर पोर्शन है और इसका जो सेंटर है वो यहां पे है बेटा, ठीक है। इसका सेंटर यहां पे है, क्लियर है यहां तक। तो अगर मैं इसको यहां तक ऐसे जोड़ दूं और इसको भी जोड़ दूं तो इस सेंटर की जो रेडियस बनती है बेटा वो बनती है हमारी आर, ठीक है। रेडियस कितनी है बेटा इसकी, आर है, ठीक है। रेडियस कितनी है बच्चे, आर। यहां तक समझ में आया। अब सपोज ये जो फोर्सेस, ये जो टेंशन लगेगी, ठीक है,
टेंशन ना यहाँ नहीं लगेगी, सच सॉरी, ये थोड़ा सा ठीक कर लेना बेटा। जो टेंशन लगेगी ना वो टेंजेंशियल लगेगी इस तरह से, मतलब क्रॉस वाले पार्ट इसमें यहाँ टेंशन लगेगी, इसमें इस तरह से यहाँ पे टेंशन लगेगी। तो इस तरह से यहाँ जो है हमारी टेंशंस जनरेट होने वाली हैं इन पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना उसको, टेंशन ऐसे लगेगी। तो ये टेंशन लग रही है बेटा यहाँ पे टी, एक इधर लग रही है लेफ्ट वाली साइड पे और एक लगेगी राइट वाली साइड पे। लेफ्ट वाली साइड पे भी और राइट वाली साइड्स पे भी पड़ोसी पार्टिकल्स की वजह से ड्यू टू इलास्टिसिटी टेंशन लगेगी, ठीक है। क्योंकि देखो हमारी, देखो मैं समझाता हूँ टेंशन इधर क्यों लग रही है। हमारा पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ के पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये वाले पार्टिकल इसको नीचे खींचेंगे इस तरह से, इधर वाला पार्टिकल भी इधर खींचने की कोशिश करेगा, तो इस तरह से टेंशन जनरेट होंगी रस्सी के अंदर, ठीक है। तो टेंशन जनरेट होगी। यहां तक क्लियर है भाई सभी, यहां तक किसी को कोई डाउट? अब हमने माना कि अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर देता हूं तो उन हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ यहाँ जो एंगल बन रहा है सपोज वो थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है? थीटा, ठीक है। अब इस टेंशन को मैं दो टुकड़े कर सकता हूं, एक टुकड़ा हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ क्या लगता है बेटा? कोस, तो टी कोस थीटा इधर और टी कोस थीटा इधर हो गया, ठीक है बेटा। इसी तरह से इस टेंशन का एक हिस्सा लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो बनेगा टी साइन थीटा। ऐसे ही यहां भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो बनेगा बच्चे टी साइन थीटा। तो इस टेंशन के दो हिस्से हो गए जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, टी साइन थीटा टी साइन थीटा। अब देखो टी कोस थीटा तो अपोजिट है, तो कैंसिल करेंगे, लेकिन टी साइन थीटा और टी साइन थीटा दोनों कहां लग रहे हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इन दो डाउनवर्ड टेंशंस की वजह से ओवरऑल मेरा जो ये छोटा सा एलिमेंट है इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, जो इसके पार्टिकल को नीचे लेके जाएगी। यहाँ पे जो पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल अप डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं इस ट्रांसवर्स वेव में, तो उसको नीचे लेके जाने वाली फोर्स कौन सी है? टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा। तो टोटल कितनी फोर्स यहाँ लगने वाली है बेटा? टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा। तो इतनी टोटल फोर्स हमें यहाँ देखने को मिलेगी, टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा। तो यहां से कितना बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ टी साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया अभी? अब हमें क्या करना है? साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? इस डायग्राम से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहां से मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं ऊपर की तरफ, जो मेरे कंपोनेंट को दो हिस्सों में तोड़ देगी। टोटल लेंथ कितनी है बेटा? डेल्टा एल। तो यहां तक ये कितनी हो जाएगी? डेल्टा एल बाय 2। यहां से लेके ये पॉइंट सी मान लो, तो सी से लेके डी तक ये डेल्टा एल बाय 2 हो गया। और मैथमेटिकली अगर आप देखो, ज्योमेट्रिकली अगर ये एंगल थीटा है तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा? साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? साइन थीटा की। तो अगर मैं यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूं तो कितनी आने वाली है? अभी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है? एंगल के सामने क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर मैं करता हूं तो परपेंडिकुलर है मेरा डेल्टा एल बाय 2 और हाइपोटेन्यूज मेरा क्या आने वाला है? आर, ठीक है। तो यानी कि जो मेरा साइन थीटा है वो किसके इक्वल आएगा बेटा? डेल्टा एल बाय 2r। इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं मैं। तो साइन थीटा कितना आ गया मेरा? डेल्टा एल बाय 2r। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देता हूं, तो इसका मतलब नेट डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही है बेटा? नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितनी लगेगी हमारे पास? F, ये बनेगी 2t साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है डेल्टा एल बाय 2r। 2 से 2 कैंसिल, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स हमारी आ जाती है बेटा t इंटू डेल्टा एल बाय r। इसको मैंने इक्वेशन 3 मान लिया, ठीक है जी। तो ये हमने क्या निकाल ली बेटा? नेट डाउनवर्ड फोर्स निकाल ली जो यहाँ पे लग रही है। तो अब अगर मुझे फोर्स पता लग गई, ठीक है, तो मैं इसकी एक्सेलरेशन भी निकाल लूंगा पार्टिकल्स की। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी जरा ध्यान से देखना कि कितनी एक्सेलरेशन से पार्टिकल हमारा वाइब्रेट कर रहा है इस तरह, मतलब अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आ रहा है, कितनी एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आपने पढ़ा है फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स किसके इक्वल होती है? मास। न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इतने से एलिमेंट पे, स्मॉल एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगी वो किसके इक्वल होगी? स्मॉल एलिमेंट का मास डेल्टा एम इंटू स्मॉल एलिमेंट की एक्सेलरेशन, यही होगी।
तो यहां से बच्चे एक्सेलरेशन हमारी आ जाएगी फोर्स अपॉन डेल्टा एम, एफ बाय डेल्टा एम, ये आ जाएगी एक्सेलरेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब डेल्टा एम कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। मैंने माना बेटा, सपोज हमने माना यहाँ पे कि लेट म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, कि म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो म्यू हमने मान लिया क्या है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक, यानी कि टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग बटे टोटल लेंथ, यही होगा। और अगर मैं कितना मास लेता हूं, डेल्टा एम, जितना कि कितने से टुकड़े का मास है, तो बटे में क्या आएगी? इसकी स्मॉल लेंथ आएगी। तो म्यू क्या बन जाएगा? डेल्टा एम बाई डेल्टा एल, स्मॉल मास ऑफ द स्ट्रिंग अपॉन स्मॉल लेंथ। ठीक है ना? तो यहां से डेल्टा एम मेरा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? मास, मतलब डेल्टा एम क्या आ जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ म्यू इंटू डेल्टा एल। ये चीज आई समझ में गई? हमारा म्यू क्या था? मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मास की जगह मैंने स्मॉल मास ले लिया, लेंथ की जगह स्मॉल लेंथ ले ली, तो यहां से मैंने फिर डेल्टा एम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है ना? तो डेल्टा एम की वैल्यू यहां रख देंगे। यहां रखेंगे तो आपकी एक्सेलरेशन आएगी, जितनी फोर्स लग रही है एफ, फोर्स की वैल्यू रख दो, एफ की ये निकाली हुई है, एफ कितना है? टी इंटू डेल्टा एल बाय आर, अपॉन में डेल्टा एम कितना बेटा? म्यू इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल से डेल्टा एल कैंसल, तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? टी अपॉन म्यू आर, है ना? कितनी आ जाएगी आपकी एक्सेलरेशन बेटा? टी अपॉन म्यू आर। दिस इज योर एक्सेलरेशन। यहां तक क्लियर है बेटा? अब ये हमारी एक्सेलरेशन हमने निकाल ली। ठीक, अब ये जो हमारा एलिमेंट है जो हमने कंसीडर किया है, ये किसका है? हमारा जो वेव मोशन है उसका है। अब ये एलिमेंट क्या कर रहा है? ये सर्कुलर मोशन में है, तो ये एक्सेलरेशन हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल होनी चाहिए। कि सिंस जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है इज इन सर्कुलर मोशन, जो हमारा पैटर्न है वेव का, ये सर्कुलर मोशन है ना, देखो ऐसे चल रहा है, सर्कुलर मोशन है इस तरह से। अगर आप अपर हाफ को देखो क्रस्ट के, तो सर्कुलर मोशन है। सो ये जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन किसके इक्वल होनी चाहिए बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल रख दूं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा? सबने फॉर्मूला पढ़ा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, v स्क्वायर बाय आर। सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय आर। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? तो ये वाली एक्सेलरेशन को हम v स्क्वायर बाय आर के इक्वल रख देंगे, तो रख दो। तो यानी कि v स्क्वायर बाय आर इक्वल होना चाहिए बेटा किसके? t अपॉन म्यू आर। तो r से r कैंसल, तो v स्क्वायर बेटा आ गया t बाय म्यू, तो यहां से v आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ t बाय म्यू। So this is the final expression for the velocity of a wave, transverse wave in a string। तो इसका मतलब एक स्ट्रिंग में बच्चा पार्टी वेव कितनी स्पीड से चलती है? अंडर द रूट ऑफ टी बाय म्यू। तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, एक तो टेंशन पे कि हमारी स्ट्रिंग को हमने कितना स्ट्रेच किया हुआ है, जितना ज्यादा खींचा होगा हमने स्ट्रिंग को, उतनी ज्यादा स्पीड से उसमें ट्रांसवर्स वेव चलेगी। इसके अलावा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास पर यूनिट लेंथ के, यानी कि इनर्शिया वाला फैक्टर है, और ऊपर कौन सा फैक्टर है? ये इलास्टिसिटी वाला फैक्टर। ठीक है, तो ये था स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग वाला टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आया। मुश्किल जरूर लगी होगी लेकिन डेरिवेशन, है ना? मैक्सिमम बच्चे जो देख रहे होंगे वीडियो, उनको लगा होगा कि यार ये इतना मुश्किल, बच्चे की जान लेगा क्या, इतनी मुश्किल डेरिवेशन कैसे करेंगे हम स्कूल में? भाई अगर स्कूल के पेपर में इसकी डेरिवेशन करनी पड़ जाए तो जानी, इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, वो मैं भी समझा देता हूँ। ये तरीका था, ये क्यों कराई आपको डेरिवेशन? ताकि आपको फील आए, असल में समझ में आए स्पीड कैसे निकली है। लेकिन अगर आपको करना है सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपसे पेपर में पूछ लिया क्वेश्चन और आप चाहते हो कि ये टिपिकल डेरिवेशन ना करनी पड़े, थोड़ा सा आसान वे में हो जाए, तो आप डायमेंशनल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी इसकी डेरिवेशन कर सकते हो। तो इसी का
एक दूसरा सिंपल सा मेथड आपको बेटा बता देते हैं वेव की स्पीड निकालने का। बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है ना। थैंक्स कमेंट में बाद में लिख देना, मेथड पहले समझ लो, ठीक है ना। तो एक अल्टरनेट मेथड मैं आपको और करा रहा हूं, ठीक है। अल्टरनेट मेथड, इसका अल्टरनेट मेथड में हम सिंपल डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपने सीखी हुई है अच्छे से, तो अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूलों की एप्लीकेशंस आपने पढ़ी हैं तो आसानी से आप कर लोगे। डायमेंशनल एनालिसिस, इसका इस्तेमाल बच्चे पार्टी हम यहाँ पे करने वाले हैं। डायमेंशन एनालिसिस का कैसे करेंगे देखो। अब जब भी बेटा किसी स्ट्रिंग में एक वेव हम जनरेट करते हैं, ट्रांसवर्स वेव, एक डिस्टरबेंस जनरेट करते हैं, तो ये डिस्टरबेंस कितनी तेज जा रहा है, ये एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, ये जो डिस्टरबेंस जा रहा है ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता था। एक ही डिपेंड करता है हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे। किस पे डिपेंड करता है? उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे। इलास्टिक प्रॉपर्टीज फर्दर हमारी डिपेंड करती है कि स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है, यानी कि जो स्पीड है एक तो टेंशन पे डिपेंड करती है, हमने कितना स्ट्रेच करके उसको रखा हुआ है रस्सी को। देखो हमारे पास दो रोप्स है मान लिया बेटा, एक रोप को तो फुल स्ट्रेच करके रखा हुआ है हमने, जोर से पकड़ के रखा हुआ है, और एक जो रोप है वो थोड़ी सी स्लैंग कर रही है, ढीली सी है। तो अगर मैं इन दोनों में सेम जोर से झटका दूं तो आप देखोगे इसमें जो वेव चलेगी वो ज्यादा तेज चलेगी और इसमें जो वेव चलेगी वो स्लो चलेगी। क्लियर है? तो यानी कि हमारी जो स्पीड है, नंबर वन फैक्टर हमें पता लग गया इलास्टिक प्रॉपर्टीज की वजह से कि वो टेंशन पे डिपेंड करती है। अब हमें नहीं पता टेंशन की कितनी पावर पे डिपेंड करती है, तो मैंने मान लिया कि सपोज जो स्पीड है ट्रांसवर्स वेव की वो टी की पावर ए पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब दूसरा जो स्पीड है वो दूसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड करती है वो है इनर्शिया, ठीक है बेटा। दूसरा फैक्टर कौन सा है? इनर्शिया। इनर्शिया यानी कि मास, ठीक है। तो जितना ज्यादा हैवी होगी हमारी रोप, आप खुद देखो इनर्शिया ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी ना, तो रोप जितनी ज्यादा हैवी होगी, जैसे देखो एक तो पतली सी रोप ले ली मैंने, ठीक है, और एक मैंने ले ली मोटी सी रोप, और दोनों रोप्स को मेन देखो, एक मोटी रोप है आपके सामने और एक हल्की सी रोप है पतली सी। तो पतली रोप में अगर मैं और मोटी रोप में दोनों में मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट करूं तो जो मोटे वाली रोप है एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि उसमें स्पीड जो है कम आती थी, यानी कि जितनी ज्यादा हैवी, जितनी ज्यादा बल्कि हम रोप या स्ट्रिंग यूज करेंगे उसमें स्पीड उतनी ही कम आने वाली है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ इनर्शिया पे भी डिपेंड कर रहा है, और इनर्शिया यहाँ पे फिर डिपेंड करता है मास पे। अब क्योंकि हम एक रस्सी ले रहे हैं जिसकी कुछ पर्टिकुलर लेंथ है, तो यहाँ मास ना लेके हम कौन सा कंसेप्ट लेके चलेंगे? मास पर यूनिट लेंथ वाला, कि वेलोसिटी जो है वो मास पर यूनिट लेंथ म्यू पे भी डिपेंड करती है। तो ठीक है, तो यानी कि हमारी जो स्पीड है बेटा मास पर यूनिट लेंथ, तो वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर दिया, एक तो टेंशन पे और एक मास पर यूनिट लेंथ पे। तो बस डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम आराम से स्पीड का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो हमें दो चीजें पता लग गई बेटा कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर a, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू की पावर b। तो मुझे बस अब a और b की वैल्यू निकालनी है डायमेंशनल एनालिसिस से। तो यहां से मुझे पता लग गया v इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर a इंटू म्यू की पावर b, ठीक है। अब अगर मैं मान लूं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो दोनों तरफ की डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए। अब बेटा मुझे पता है उधर तो क्या है स्पीड, स्पीड की डायमेंशंस क्या बनती हैं? स्पीड का फॉर्मूला होता है, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो इसकी डायमेंशन बनती है m0 l1 t-1। ये आता है ना, इसमें किलोग्राम तो है नहीं तो m की पावर 0, लेंथ की एक यूनिट है मीटर तो l की पावर 1, टाइम की एक यूनिट है लेकिन बटे में है तो -1। अब टेंशन बेसिकली बेटा फोर्स होती है, और फोर्स का फॉर्मूला सबने पढ़ा है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से यूनिट क्या बनती है? मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से इसका एमएलटी फॉर्मूला क्या बनेगा? डायमेंशनल फॉर्मूला, किलोग्राम मास की एक यूनिट है तो m1, लेंथ की एक यूनिट है तो l1, टाइम की दो यूनिट्स है लेकिन बटे में है। फिर दूसरा फैक्टर क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। अब मास पर यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट बनेगी किलोग्राम पर मीटर, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा बनेगा m1 l-1, t क्या होगा यहाँ 0। तो बस ये डायमेंशनल एनालिसिस का मैं इस्तेमाल करूंगा और इनको दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूलों को मैं इक्वल रख दूंगा, कंपेयर करूंगा, आंसर आ जाएगा। तो यानी कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन है m0 l1 t-1 इक्वल होने चाहिए इधर टेंशन के डायमेंशन
m1 l1 t माइनस 2 सारे की पावर a इंटू मास per यूनिट लेंथ की डायमेंशन m1 l माइनस 1 t की पावर 0 सारे की पावर b। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं बेटा। सॉल्व करते हैं तो ये बनता है m की पावर a l की पावर a t की पावर माइनस के 2a। इधर बनता है m की पावर b l की पावर माइनस b t की पावर 0। तो यहाँ से फर्दर बन जाता है m0 l1 t माइनस 1 और इधर बनता है बेटा m की पावर a प्लस b l की पावर a माइनस b t की पावर माइनस के 2a प्लस 0। बस अब क्योंकि इक्वेशन अगर हम मान लें कि करेक्ट है तो आपको क्या करना है, बस अब कंपेयर कर लेना है दोनों इक्वेशंस को। कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। तो बाय कंपेयरिंग तो बेटा जब इनको करते हैं कंपेयर तो आता क्या है हमारे पास, इधर m की पावर है a प्लस b, इधर m की पावर है 0 और क्या आता है इधर l की पावर है बेटा a माइनस b और इधर l की पावर है 1, इधर t की पावर कितनी है माइनस के 2a और इधर t की पावर कितनी है माइनस 1। तो यहां से देखो a निकल जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। अब यहाँ पे देखो a किसके इक्वल है माइनस b के, तो b इक्वल होगा माइनस a के, तो b आ जाएगा माइनस के 1/2। तो a की वैल्यू भी पता लग गई, b की वैल्यू भी पता लग गई, वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर बनता है बेटा v प्रोपोर्शनल टू t की पावर a कितना है बच्चे 1/2 इंटू म्यू की पावर b कितना है बच्चे माइनस 1/2। तो इकट्ठा करो तो ये बनता है t की पावर 1/2, ये म्यू की पावर माइनस 1/2 है तो नीचे चला जाएगा। तो यानी कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई t बाय म्यू सारी की पावर 1/2 है तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूला आ गया। तो हमारे पास बन गया v इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटी, दुर्घटना घटी, कांस्टेंट आया अंडर द रूट ऑफ t बाय म्यू। बाद में एक्सपेरिमेंटली उन्हें पता लगा, एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि k की वैल्यू 1 थी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव हो गया बच्चों, k की वैल्यू 1 अंडर द रूट ऑफ t बाय म्यू। तो ये थी दूसरी डेरिवेशन। तो इस तरह से बच्चों इस टॉपिक को आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। ये आसान तरीका मुझे लगता है, दूसरा तरीका थोड़ा सा मुश्किल है जो मैंने समझाया था। बाकी अब आपके ऊपर है, आप कौन से टॉपिक कौन से तरीके से पेपर में सॉल्व करना चाहते हो। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको पहला मेथड समझ में आया या ये दूसरा मेथड ज्यादा अच्छे समझ में आया। हाँ, समझ में तो दोनों आए होंगे। आप ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि दोनों जो मेथड मैंने बताए हैं उनमें से ज़्यादा बेस्ट मेथड आपको कौन सा लगा और अपने एग्जाम में आप कौन सा मेथड फॉलो करने वाले हो। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो थोड़ी बहुत, सर की भी सपोर्ट करते रहो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।